तो इल्म, क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें बस मिल जाती है या फिर इसे हम खुद बनाते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के नजरिए में, यानी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इल्म की तामीर आखिर होती कैसे है। एक लम्हे के लिए सोचिए, हम साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं? क्या सिर्फ कोई किताब पढ़कर काम चल जाता है? बिल्कुल नहीं। हमें खुद साइकिल पर बैठना पड़ता है, हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और इसी तरह सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बच्चे ब्लॉक से खेल रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वो तो अनजाने में फिजिक्स और तवाज़ुन के उसूल सीख रहे होते हैं। और यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म की असल रूह है। और यही इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम नुक्ता है। देखें, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इल्म कोई बना बनाया पैकेट नहीं है जिसे एक दिमाग से उठाकर दूसरे में डाल दिया जाए। नहीं, बल्कि ये एक इमारत की तरह है और हम में से हर एक इसका महमार है, जो अपने तजुर्बात की ईंटों और अपनी समझबूझ के गारे से इसे खुद तामीर करता है। तो फिर आखिर ये नज़रिया है क्या? चलें ज़रा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इल्म की ये तामीर असल में होती कैसे है। इस नज़रिए की जो तारीफ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये कहती है कि हमारा दिमाग कोई खाली गोदाम नहीं है जहां बस मालूमात का ढेर लगाते जाओ। बिल्कुल नहीं, बल्कि सीखने वाला खुद एक फाल मामार है। वो अपने तजुर्बात को लेता है, उन पर गौर करता है और फिर उसी से इल्म की एक नई मंजिल बनाता है। और ये पूरा अमल इसे 3 बिल्कुल आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम है तजुर्बा, यानी असल में कुछ करना। फिर आता है गौर व फिक्र, जहां हम खुद से पूछते हैं, अच्छा ये हुआ कैसे, या इससे मुझे क्या समझ आया। और आखिर में तीसरा कदम है समझ। ये वो लम्हा है जब इस सोच विचार के बाद कोई नया ख्याल या तसव्वुर जहन में वाज़े हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन बुनियादों की जिन पर इल्म के ये पूरी इमारत खड़ी है। ये वो 5 बुनियादी स्तून हैं जो इस नज़रिए की असल पहचान है। अच्छा, तो ये 5 उसूल हैं। पहला, सीखना एक फ़ाल अमल है, यानी एक्टिव प्रोसेस। दूसरा, नया इल्म हमेशा पुराने इल्म पे बनता है। तीसरा, सीखना कोई इनफिरादी काम नहीं, ये एक समाजी सरगर्मी है। चौथा, उस्ताद का किरदार एक रहनुमा का है, हुक्म देने वाले का नहीं। और आखिरी, सीखना सबसे गहरा तब होता है जब उसका ताल्लुक हकीकी मसाइल से हो। चलें अब इनमें से हर एक को जरा तफसील से देखते हैं। पहला उसूल शायद सबसे अहम है, सीखने वाले सिर्फ मालूमात वसूल करने वाले नहीं होते, वो इल्म की तख्लीक में बराबर के शरीक होते हैं। इसकी मिसाल एक साइंसदान की तरह है जो एक लैब में है। वो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में सुनता नहीं है, बल्कि वो खुद तजुर्बा करता है, नताइज देखता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। मतलब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो खुद कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। हमारा दिमाग मालूमात को अलग अलग डब्बों में बंद नहीं करता, नहीं, बल्कि हर नई चीज़ जो हम सीखते हैं वो हमारी पुरानी मालूमात से जुड़ जाती है और समझ का एक पेचीदा जाल बनाती है। और ये जाल जितना मजबूत होगा, हमारी समझ भी उतनी ही गहरी होगी। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हम अकेले नहीं सीखते। जब हम दूसरों से बात करते हैं, उनके ख़यालात सुनते हैं, अपने नज़रियात पे बहस करते हैं, तो हमारी अपनी सोच ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत होती है। इल्म जो है ना, वो मुकालमे से ही निखरता है। ये एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। देखें, रिवायती क्लासरूम में उस्ताद स्टेज पर मौजूद दानिश्वर होता है, यानी मालूमात का वाहिद जरिया। लेकिन इस नज़रिए में उस्ताद साथ चलने वाला रहनुमा बन जाता है। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है, सवाल पूछने की हिम्मत देना है और तुलबा की मदद करना है ताकि वो खुद जवाब तलाश कर सकें। और आखिरी असूल, ये सीखने को एक मकसद देता है। जब हम किसी हकीकी मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर अपने इलाके में पानी की कमी का हल ढूंढना, तो सीखने का अमल अपने आप बामानी हो जाता है। ये फिर सिर्फ थियरी नहीं रहती, बल्कि एक अमली ज़रूरत बन जाती है। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका असल फ़ायदा क्या है? आज की दुनिया में ये नज़रिया इतना अहम क्यों है? तो जनाब, नताइज खुद बोलते हैं। इस तरीके से जो सबसे बड़ी महारत पैदा होती है वो है तनकीदी सोच। उसके ठीक बाद आती है तख्लीकी सलाहियत, फिर गहरी समझ और मिलकर काम करने की महारत। और सच्ची बात तो यह है कि यही वो महारतें हैं जिन्हें 21वीं सदी में कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी समझा जाता है। अच्छा, तो तनकीदी सोच से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर बात को बस आंखें बंद करके मान ना लिया जाए, बल्कि सवाल उठाया जाए कि भाई ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? इस तरह जहन मालूमात का कब्रिस्तान नहीं बनता, बल्कि ख्यालात की एक लेबॉरेटरी बन जाता है। और जब लोगों को ऐसे चैलेंजेस दिए जाते हैं
جن کے کوئی بنے بنائے جواب نہیں ہوتے تو ایک جادوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت جاگ اٹھتی ہے، وہ نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی عمل سے ان میں نئے آئیڈیاز پیش کرنے کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیوں کو تو سمجھ لیا، اب باری ہے کیسے کی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ اصل کلاس رومز میں عملی طور پر کیسا لگتا ہے۔ بس ایک ایسی کلاس کا تصور کریں جہاں طلبہ چپ چاپ نہیں بیٹھے بلکہ وہ گروپس میں بٹے کسی پروجیکٹ پر بحث کر رہے ہیں، یا سائنس لیب میں خود تجربات کر رہے ہیں، یا شاید کسی تاریخی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ ساری سرگرمیاں، یہی تو عملی طور پر کنسٹرکٹیوزم ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے روایتی کلاس روم جو استاد پر خاموشی سے سننے پر اور رٹا لگانے پر زور دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم جس کا مرکز طالب علم ہے، فعال شمولیت ہے، گہری سمجھ ہے اور مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ تعلیم کی دو بالکل الگ دنیایں ہیں۔ اور یہ نظریہ رکا ہوا نہیں ہے، یہ آج بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ 3 نئے رجحانات اسے مزید وسعت دے رہے ہیں۔ ایک ہے پروجیکٹ پر مبنی سیکھنا، جس میں لمبے منصوبوں پر کام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے انکوائری لرننگ، جس میں طلبہ اپنے ہی سوالات کی بنیاد پر تحقیق کرتے ہیں۔ اور اب تو مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارمز بھی آ گئے ہیں جو ہر کسی کو اپنی رفتار سے سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر اس پورے نظریے کو صرف ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہے: علم بنا بنایا نہیں ملتا، بلکہ ہم اسے خود بناتے ہیں۔ تو آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکھنا کسی بالٹی کو بھرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک آگ جلانے جیسا ہے۔ تعلیم کا مقصد دماغوں کو حقائق سے ٹھوسنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان میں تجسس کی وہ چنگاری روشن کرنا ہے جو انہیں زندگی بھر سیکھنے کی ترغیب دیتی رہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے: ہم اپنے تعلیمی نظاموں کو اس نظریے کی روشنی میں مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ سیکھنے کا عمل ہر کسی کے لیے زیادہ بامانی، زیادہ فعال اور زیادہ تخلیقی بن سکے؟